हे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों देख सकते हैं ये है हमारा फ्लाई स्काई का CT6B ट्रांसमीटर, जो कि इंडियन मार्केट में 3000 रुपये तक में काफ़ी अच्छे तरीके से अवेलेबल है। ये लगभग फ्लाई स्काई i6 ट्रांसमीटर की तरह ही वर्क करता है, बस इसमें LCD स्क्रीन का नहीं दिया हुआ है। पर यहाँ पे हमें उससे थोड़े से अलग कुछ अलग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये एक कंप्यूटर ट्रांसमीटर है जो कि डिजिटल प्रोपेगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पे आपको केवल एक लिमिटेशन देखने को मिल जाती है कि आप यहाँ पे केवल 6 चैनल्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 से ज़्यादा चैनल्स का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये है हमारा एंटीना, जो कि फ़ोल्ड हो जाता है और काफ़ी इजीली खुल भी जाता है और फोल्ड भी इसे किया जा सकता है। आपको रेंज में यहाँ पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, पर यदि आप ड्रोन वगैरह फ्लाई कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा ओपन करके करिए। ये हमें ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से कुछ इस तरीके से अपने ट्रांसमीटर को ऑन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने ट्रांसमीटर को ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बाइंड करने के लिए एक बटन दे दी जाती है, बाइंड रेंज के बगल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब आप बाइंड करते हैं तो आपको इस बटन को प्रेस किए हुए अपने ट्रांसमीटर को ऑन करना पड़ता है। ये बाइंड करने के लिए हमारे ट्रांसमीटर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे ये हमारा कंप्यूटर ट्रांसमीटर है, जो कि एयरप्लेन, ग्लाइडर, हेलीकॉप्टर सिस्टम के लिए एक रेडियो कंट्रोल है। यहाँ पे आपको हाई, मिड, लो का एक LCD दिख जाएगा। हाई मतलब हमारा काफ़ी अच्छा ढंग से बैटरी चार्ज है, और मिड मतलब हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है जो हम ट्रांसमीटर में लगाते हैं। यहाँ पे हमें ट्रांसमीटर का अपना सीरीज़ नंबर और मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है, जिससे कि ये पहचाना जा सकता है कि एक पर्टिकुलर ट्रांसमीटर ओरिजिनल कंपनी का ही है। यहाँ पे हमें ट्रिम बटन्स देखने को मिल जाती हैं। आपको फ्लाई स्काई i6 ट्रांसमीटर के अंदर प्रेसिंग ट्रिम बटन्स देखने को मिलेंगी, पर यहाँ पे हमें प्रेसिंग ट्रिम बटन्स देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे हमें ट्रिम बटन्स कुछ इस तरीके से मूवेबल देखने को मिलते हैं, जहाँ की एक लिमिटेशन भी होती है। आप कभी कभी ये ट्रिम बटन मूव करते करते थोड़ा बहुत डैमेज भी हो जाते हैं। और अब हम आगे बात करते हैं। हमें यहाँ पे एक हुक देखने को मिलता है, जिसके अंदर कि हम इसके एक बैंड लगा के हम चाहें तो यहाँ पे इसे हम अपने नेक में लटका सकते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी यहाँ पे इतना वेट कैरी ना करना पड़े, क्योंकि ये ट्रांसमीटर सच में काफ़ी ज़्यादा हैवी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 2 ट्रिम बटन्स देखने को मिल जाएंगे अदर चैनल की। यह है हमारा पहला स्विच। खासकर यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट चैनल है, जिसमें कि दोनों चैनल्स के अंदर हमें स्प्रिंग देखने को मिल जाती है। बोथ एक्सिस के अंदर हमें स्क्रीन देखने को मिलती है, इसलिए ये सेल्फ सेंटरिंग स्टिक कही जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्किंग मेंशन है, जो कि पता लगाती हैं कि हमारा जो स्टिक है एकदम सही पोजीशन पे है कि नहीं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें थ्रोटल और रडर वाला चैनल देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चैनल 4 में तो हमें सेल्फ सेंटरिंग स्टिक देखने को मिलती है, पर थ्रोटल के अंदर हमें सेल्फ सेंटरिंग स्टिक देखने को नहीं मिलती। थ्रोटल को आप जहाँ पे रोक देंगे वो वहीं पे रुका रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप ट्रिम बटन ही देख सकते हैं, थ्रोटल और रडर की हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं अपने स्विचेस के बारे में। तो ये हमारा स्विच इस्तेमाल होता है हमारे VRA स्विच के वर्किंग ऑन या ऑफ करने के लिए। यहाँ पे वैसे ही स्विचेस के जो हम यूज़ हैं या फंक्शन है हम असाइन कर सकते हैं, पर ये हमारा जो है VRA, ये हमारा जो कहलाता है, हमारा ये पहला चैनल मीन्स हमारा ऑक्सिलरी का पहला चैनल है। हमारे 4 चैनल मैंडेटरी होते हैं। ये हमारा 5वां चैनल है, जिसे कि हम ऑक्सिलरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारा स्विच भी है हमारे VRB, यहाँ पे बटन के लिए हमारा VRB हमारा जो है 6वां चैनल है, जो कि भी एक ऑक्सिलरी चैनल है। ये यहाँ पे रोटेट इस तरीके से किया जा सकता है, आपको जिस तरीके से मर्जी है, मतलब आप जैसा भी इसे इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्वो में या फिर आप मोटर्स में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे की तरफ आप देखेंगे आपको एक हैंडल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है, जिससे कि आप इसे काफ़ी अच्छे ढंग से कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमें काफ़ी क्लियरली विजिबल है। अब ये है हमारी एंटीना गाइस, जो कि इस तरीके से रोटेट भी हो जाती है और साथ ही साथ फोल्ड या अनफोल्ड भी हो जाती है। आप देख सकते हैं ये एंटीना काफ़ी ईजी तरीके से केवल 180 डिग्री रोटेट करती है। ये कभी हैंडल को ओवरलैप करने की कोशिश नहीं करती। यहाँ पे आपको एक ट्रेनर का स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें एक केबल दिखाई दी जाती है, जो कि मैं आपको वीडियो के अंत के तरफ में दिखाऊंगा। यहाँ पे उस केबल को अटैच करना होता है और उसका एक पार्ट कंप्यूटर में अटैच करते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग हम करते हैं, या फिर चाहें तो हम दूसरे ट्रांसमीटर से कनेक्ट करके सेम केबल को यहाँ पे हम ट्रेनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अडाप्टर लगाना होता है। अगर हम बैटरीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 12 वोल्ट का अडाप्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उसकी मार्किंग भी दी हुई है चार्ज की, हालांकि यहाँ चार्जिंग नहीं हो पाती, पर यहाँ पे आप 12 वोल्ट का अडाप्टर जो है
अटैच कर सकते हैं, जिससे कि आपको बैटरी नहीं लगानी पड़ेगी। तो यदि आप घर वगैरह में अप्लाई करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, तो ऑफकोर्स आप 12 वोल्ट की यहाँ पे अडाप्टर अटैच करिए। यदि आप नहीं है, आप किसी ओपन एरिया में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के 8 1.5 वोल्ट के सेल्स को अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने रिचार्जेबल सेल्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो खुद के लिए नॉन रिचार्जेबल सेल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए नॉन रिचार्जेबल सेल्स आपको काफ़ी बार बदलने पड़ेंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, या तो आप रिचार्जेबल सेल्स का इस्तेमाल करें या अडाप्टर का इस्तेमाल करें। हमें कुछ इस तरीके से प्लेट को दोबारा क्लोज़ कर देना है। अब हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है अपना फ्लाई स्काई का R6B रिसीवर। यहाँ पे हमें फ्लाई स्काई का R6B रिसीवर देखने को मिलता है। i6 ट्रांसमीटर के अंदर हमें फ्लाई स्काई का i6B रिसीवर देखने को मिलता था। ये एक 6 चैनल रिसीवर है, पर यहाँ पे हमें केवल सिंगल एंटीना ही देखने को मिलता है, हमारे ट्रांसमीटर के अंदर भी और हमारे यहाँ पे रिसीवर के अंदर भी। यदि आप बात करें i6 ट्रांसमीटर की, तो वहाँ पे हमें दोनों में डुअल एंटीना देखने को मिल जाते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक बाइंड की भी प्रोवाइड कराई जाती है, जिसकी मदद से हम अपने ट्रांसमीटर को अपने रिसीवर की तरफ से बाइंड भी कर सकते हैं। बाइंड करना नेसेसरी होता है अगर अनटिल तभी, नहीं तो हमारा जो ट्रांसमीटर है वो सिग्नल फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा हमारे रिसीवर को। ये वही केबल है जिसकी मैं बात कर रहा था ट्रेनर स्विच के अंदर। तो इसी केबल का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेनर स्विच में। आपको यहाँ पे कनेक्ट करनी होती है एक पार्ट अपने कंप्यूटर के साथ और एक पार्ट आपको कनेक्ट करना होता है अपने ट्रांसमीटर के साथ। तो यहाँ से आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक सीडी भी प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि इसके लिए हमें काफ़ी अदर कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने फ्लाई स्काई CT6B ट्रांसमीटर को बाइंड करने के लिए। पर उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अपने ट्रांसमीटर के अंदर या तो अडाप्टर लगा लें या फिर आप सेल अटैच कर लें। हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी अपने फ्लाई स्काई R6B रिसीवर की, क्योंकि भैया इसी को तो बाइंड करना है हमें अपने ट्रांसमीटर के साथ। हम अपने ट्रांसमीटर के साथ अपने रिसीवर को बाइंड करेंगे और यहाँ पे हमें प्रोवाइड कराया जाता है फ्लाई स्काई का R6B रिसीवर। और साथ ही साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने बाइंड की। बाइंड की यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई ही जाएगी और बाइंड की का इस्तेमाल करना मस्ट है, इसके बिना आप बाइंड नहीं कर सकते। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक 30 एम्पेयर के ESC की, क्योंकि हमारा ESC अगर BEC को सपोर्ट करता है तो हमारा ESC ही हमारे रिसीवर को पावर सप्लाई करेगा और हमारा ESC वो पावर लेगा अपनी लिथियम पॉलीमर बैटरी से, यानी कि लिपो बैटरी से। तो यहाँ पे आप कोई भी लिपो बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नॉर्मल बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके ESC को पावर दे सके। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना रिसीवर लेना है और रिसीवर में आपको एक बैट वाला पोर्ट देखने को मिलेगा। बैट का मतलब यहाँ पे बैटरी नहीं, वहाँ पे हमें अपनी बाइंड की को अटैच करना है। आप बाइंड की को किसी भी ओरिएंटेशन में अटैच कर दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अपने जो बैट वाला हमारा पोर्ट है उसमें हम अपनी बाइंड की को कुछ इस तरीके से अटैच कर देंगे। यहाँ पे बाइंड की को यहाँ पे इस तरीके से अटैच करने के बाद हमें अपने ESC की एक वायर को अटैच करना होगा, जिससे कि हम यहाँ पे पावर सप्लाई दे पाएँ। तो पावर सप्लाई हमें यहाँ देने के लिए ESC की वायर की ज़रूरत पड़ेगी और ESC की वायर में हमें ओरिएंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें सिग्नल की वायर येलो वायर अंदर की तरफ रखनी है, याद रखना है। और चैनल 3 में या आप चैनल 1 चैनल 2 में ही लगा लें, किसी भी चैनल में लगा लें, पावर सप्लाई हमारे जो भी रिसीवर है उसको मिल जाएगी। तो हमें इस तरीके से अब अपनी बैटरी को कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे रिसीवर है वो वहाँ पे रेड LED ब्लिंक कर रही है। रेड LED ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब यह है कि ये अब बाइंड होने के लिए रेडी है। तो अब हमें अपने ट्रांसमीटर के पास जाना है और अपने ट्रांसमीटर की एक बाइंड की जो मैंने आपको शुरू में बताई थी पिछले वीडियो के अंदर, उसे प्रेस किए हुए ट्रांसमीटर को ऑन करना है। बाइंड की को प्रेस किए हुए ट्रांसमीटर को ऑन करने के बाद आप पाएंगे कि आपका जो यहाँ पे रेड LED ब्लिंक कर रहा था वो सॉलिड रेड हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका जो ट्रांसमीटर है वो अपने रिसीवर से बाइंड हो चुका है और इसके बाइंड होते ही हमें अब यहाँ पे अपने सारे कनेक्शन हटा देने हैं, डिस्कनेक्ट कर देना है और अपने ट्रांसमीटर को भी ऑफ़ कर देना है और उसके बाद आप डायरेक्टली अपने रिसीवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एक CD हमें प्रोवाइड कराई जाती है उसकी मदद से। तो वीडियो के अंदर मैं सारे प्रोसीजर आपको सिखाने वाला हूँ, अंत तक बने रहिए। सो गाइज़, ये है वो CD जिसके अंदर की हमारे फाइल्स लोडेड होती हैं और रीडाउनलोडेबल होती हैं, मतलब इन्हें हम बार बार इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें अंदर एक यूज़र मैनुअल भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एक्सटर्नल CD ड्राइवर का, DVD राइटर का। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे लैपटॉप के ऊपर यहाँ पे DVD राइटर प्रोवाइडेड नहीं है। यदि आपके में है लैपटॉप या कंप्यूटर में तो आप डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं, पर मेरे में नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पे अलग से अटैच कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से सही ढंग से अपनी जो सीडी है उसे यहाँ पे रख देना है। याद रखिएगा सीडी आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए, जो भी उसके ऊपर डस्ट वगैरह है आप उसे ज़रूर से हटा लीजिएगा। और गाइस अब चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे दिस पीसी का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हमें दिस पीसी के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे हमें डीवीडी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, हमें उस ऑप्शन पे जाना है। और यहाँ पे आपको एक FSCT 6B का मैनुअल भी देखने को मिल जाता है। तो ये मैनुअल हमारा ओपन हो रहा है और इस मैनुअल के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। सो गाइस हम इंतज़ार करते हैं इस मैनुअल के ओपन होने का। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा मैनुअल इंग्लिश के अंदर है और इसके अंदर हर एक चीज़ दी हुई है जो जो हमारे काम आ सकती है यहाँ पे इसे यूज़ करते वक्त। यहाँ पे आप पेज नंबर वाइज भी डायरेक्टली चल सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के द्वारा। और यहाँ पे हमें सारे डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू भी हमें समझाया गया है। यहाँ ये जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से अगर रीड करते हैं और समझते हैं तो आपका ये ट्रांसमीटर को चलाना काफ़ी इजी हो जाएगा। इवन जो आपको CT6 भी यहाँ पे हमें T6 कॉन्फ़िगरेशन नाम का सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, उस सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना है इस बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके कुछ इमेजेस दी हुई हैं और उनके फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है कि आखिर वो फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं। मेनली यहाँ पे अधिकतर लोगों को DR और मिक्स फंक्शन कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में नहीं पता होता। तो यहाँ पे DR के बारे में अच्छे से दिया हुआ है, एंड पॉइंट, मिक्स फंक्शन कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से इंग्लिश के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं और साथ में डायग्राम भी दिया गया है कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप चाहें तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल रीड कर सकते हैं, हम इसे यहाँ पे रीड नहीं कर लें क्योंकि यहाँ पे हम किसी और वर्क के लिए आए हैं। यहाँ पे हम अपना T6 कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, ये जो एप्लीकेशन लिखा आ रहा है हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, देन हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट हमें कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट, और एट लास्ट यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद अब जैसे ही अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको T6 कॉन्फ़िगरेशन नाम का सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा। ये इनवैलिड पोर्ट नंबर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी हमने अपने CT6B ट्रांसमीटर को कनेक्ट नहीं कर रखा है USB के थ्रू। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है हमें T6 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और इसी के ऊपर हम सारी प्रोग्रामिंग कर पाते हैं और केबल फंक्शंस के इतने ही ऑप्शन प्रोवाइड कराए जाते हैं। वीडियो के अंदर हम सभी बात करेंगे अपने इस फ्लाई स्काई के CT6B ट्रांसमीटर के कुछ सेटअप्स के बारे में जो कि हम अपने T6 कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक केबल प्रोवाइड कराई जाती है जिसको हमें कुछ इस तरीके से अटैच कर लेना है अपने ट्रांसमीटर के साथ। साथ ही साथ उसका दूसरा एंड हमें अटैच कर लेना है अपने लैपटॉप के साथ कुछ इस तरीके से। और इसे अटैच करने के बाद गाइस हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम पाएंगे कि आखिर हम यहाँ पे क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं और क्या क्या हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती। सबसे पहले हम अपने ट्रांसमीटर को ऑन कर लेते हैं और उसके बाद हम आ चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम T6 कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का चीज़ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम गेट यूज़र के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे या सेटिंग के ऊपर तो हमारा पोर्ट नंबर 4 सेलेक्टेड है ऑलरेडी। तो प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी स्टिक सही से नहीं चल रही। तो प्रॉब्लम भैया ये है कि हमने अपने ट्रांसमीटर को ऑन नहीं किया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रांसमीटर को ऑन करता हूँ आप देख सकते हैं कि हमें स्टिक के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। वहाँ पे हमारे 6 के 6 चैनल डिस्प्ले हो रहे हैं कि आखिर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। और कसम से बता रहा हूँ गाइस ये डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपको यहाँ पे सेटअप्स करने के लिए। हमारे i6 ट्रांसमीटर के अंदर तो LCD स्क्रीन दे दी जाती है जिसके ऊपर आप ये सारे सेटअप्स कर सकते हैं, पर इसके अंदर हमें ऐसा कुछ नहीं दिया जाता। इसलिए ये जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं इन्हें इस्तेमाल करना। और यहाँ पे हमारी ट्रिम बटन्स की मदद से भी हम ट्रिम वैल्यूज़ को आगे या पीछे कर सकते हैं। और ट्रिम वैल्यूज़ को आगे या पीछे करने से हम यहाँ पे अपनी जो है ये सारी वैल्यूज़ है, जो सारी स्टिक है, उसे एकदम 0 पे ला सकते हैं गाइस। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम चाहें तो ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। चूँकि चैनल 5 और चैनल 6 के पीछे हमें 2 स्विच दिए होते हैं, वो हमारे ऑन या ऑफ़ करने के लिए ही दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारे ब्लैक डॉट्स जो है, ब्लैक हमारी लाइन थी वो हटा दी। तो यहाँ पे हम थ्रोटल को नीचे कर देंगे क्योंकि भैया डिस्प्ले भी तो होना चाहिए कि आखिर मतलब
कितना हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल सेटिंग की। तो हमारा किस सीरियल मतलब हमारे लैपटॉप के या कंप्यूटर के किस पोर्ट नंबर में ये कनेक्टेड है, हमें ये चीज़ यहाँ पे दिखानी पड़ती है। और यहाँ पे हम फाइल्स भी सेव कर सकते हैं कि हम ये सेटअप चाहते हैं तो ये फाइल हमें सेव करके रख दी, फिर हम दूसरी फाइल बना रहे हैं उसके अंदर हम ये सेटअप चाहते हैं तो हमने वो सेव करके रख दी, और फिर यहाँ पे हम चाहें तो डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं फाइल को, और हमें बार बार सेटअप्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में ये पूरा काम भी हो जाता है हमारा। ये पूरे सेटअप्स जो हैं हम एक बार सेटअप कर दें, उस फाइल को सेव कर दें, चाहे तो हम फिर सेटअप चेंज कर दें, और अगर फिर उस तरीके की सेटअप चाहिए तो हम फाइल को यहाँ पर री अपलोड करते हैं। अब बात करते हैं एंड पॉइंट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे सारे एंड पॉइंट्स, और यहाँ पे एंड पॉइंट्स का मतलब क्या है कि हमारा जो कितना मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे 100% अभी सारे चैनल्स के देखने को मिल रहे हैं ना गाइस। जैसे मैं किसी एक चैनल को मूव करूँगा तो उसका आप मैक्सिमम एक्सटेंट नोटिस करिएगा, और उसके बाद उसे जब हम 120% पे ला देंगे तो हम उसका मैक्सिमम एक्सटेंट देख सकते हैं। तो ये थोड़ा जो हमारी वर्किंग फ्रीक्वेंसी है या कह सकते हैं वर्किंग एरिया है वो बढ़ा देता है। तो यहाँ पे एक और आपकी लिमिटेशन है कि आप वैलिड नंबर ही इंटर कर सकते हैं 0 से 120 के बीच। यहाँ पे मैंने 130 इंटर कर दिया था तो वो इसने नहीं लिया। ये चाहिए, ये गाइस मैंने आपको दिखाने के लिए ही किया था, क्योंकि अक्सर लोग कुछ भी इंटर करना चाहते हैं फिर कहते हैं वैलिड नहीं हो रहा, तो वो केवल 120 तक ही ले पाता है। तो यहाँ पे हम एंड पॉइंट 100 से कम भी कर सकते हैं, चाहे तो 100 से बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी गाइस हमारे एंड पॉइंट आप देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं, अपने चैनल 1 के एंड पॉइंट को 120% दोनों कर देते हैं। फिर आप देखिएगा और कंपेयर कर लीजिएगा कि अब हमारी स्टिक ज़्यादा दूर तक जा पा रही है कि पहले जा रही थी, जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है उसके ऊपर। तो गाइज आप पाएंगे कि अब देख सकते हैं हमारी स्टिक्स एकदम एंड को टच कर रही है, पहले नहीं कर रही थी, अब ये एकदम एंड को टच कर रही हैं हमारी दोनों स्टिकें। गाइज आप ये काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं। तो हमारे एंड पॉइंट का जो बेसिक वर्क है यही होता है। मैं यहाँ पे दोबारा से इन्हें 100 कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को इनका कोई वर्क है नहीं, कोई काम है नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ से दोबारा से इन्हें सही जगह पे रख देता हूँ, एकदम सही तरीके से सिचुएट कर देते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स की। तो ये वही रिवर्स है यार जो हमारे i6 ट्रांसमीटर के अंदर होता है, जो हम रिवर्स करते हैं। तो यहाँ पे हम चैनल को किस तरीके से रिवर्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी चैनल 1 हमारा इस तरीके से वर्क कर रहा था, अब हम रिवर्स करेंगे तो हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारा ड्रोन स्टिक आगे करने पर पीछे जा रहा था और पीछे करने पर आगे जा रहा था, रिवर्स अप्लाई कर देंगे तो अब आगे करने पर आगे ही जाएगा और पीछे करने पर पीछे ही आएगा, ये हम कर देते हैं। सो गाइस ये सारी चीज़ें हम रिवर्स के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद बात होती है सब ट्रिम की। तो सब ट्रिम की एक वैल्यू रखनी होती है, जैसा कि सब ट्रिम अपने i6 ट्रांसमीटर के अंदर भी करते हैं। तो जैसे हम एक मिड पॉइंट इसका हम चेंज कर देते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं सब ट्रिम के थ्रू, एक ट्रिम तो होता है बटन से करिए पर उसकी एक लिमिटेशन है, और सब ट्रिम में की लिमिटेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। जो हमारी सब ट्रिम है उसके अंदर हमें लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे सब ट्रिम के ऊपर जो है कुछ भी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। हमें लिमिटेशंस काफ़ी कम देखने को मिल रही है, इसलिए हम ज़्यादा हाई वैल्यूज़ जो हैं चेंज कर सकते हैं, और ज़्यादा हाई मिड पॉइंट हम लेफ़्ट या राइट में बना सकते हैं। तो वापस से यहाँ पे मैं वैल्यू को 0 कर दूंगा। और उसके बाद हम बात करते हैं अपने DR के बारे में। तो DR बेसिकली डबल रेशियो कंट्रोल है, जो कि चैनल 1, चैनल 2 और चैनल 4 के लिए ही एलिजिबल है। ये हमारा जो है काफ़ी अच्छा बेस्ट कंट्रोल देता है हमारे मॉडल्स को डबल चैनल कंट्रोल के अंदर। तो यहाँ पे आप दोनों के अंदर अपनी चाहे चैनल 1 के अंदर DR ऑन या ऑफ की वैल्यूज़ यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और आप यहाँ पे बेसिकली आपको उतना ज़्यादा बहुत माइन्यूट चेंज आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा आपको चेंज देखने को नहीं मिलने वाला। तो मैं तो कहूँगा कि आप इससे छेड़खानी ना ही करें तो अच्छा है, करना चाहते हैं तो भैया कर लो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होने नहीं वाली। सो गाइज यहाँ पे एक चीज़ मेरे को दे रहा है कि आप यहाँ पे खाली नहीं छोड़ सकते हैं, आप या तो 0 इंटर करिए या आप जो भी वैल्यू इंटर करना चाहते हैं वो वैल्यूज़ इंटर करिए। तो DR के अंदर बेसिकली हमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, पर हाँ ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। मैनुअल में तो यही लिखी हुई है कि ये हमारा जो है कंट्रोल को मॉडल को अच्छा कर देता है, बिगिनर्स के लिए और भी अच्छा होता है, पर अभी तो हमें नहीं पता। पर ये इसमें लिखा हुआ है कि ये बिगिनर्स के लिए जो है वो काफ़ी अच्छी हेल्प कर देता है। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ एडजस्ट होती हैं वो 0 से 100% तक के बीच की होती हैं। तो हम जो है डबल रेशियो कंट्रोल कहाँ तक यूज़ करना चाहते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। बात करते हैं स्टिक के बारे में। तो भैया कौन सी स्टिक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बस हाँ बस इतना ही है इस के अंदर, और ज़्यादा हमें कुछ देखने को मिलेगा नहीं गाइस। हालांकि यहाँ पे मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जो है CT6V ट्रांसमीटर के बारे में, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था गाइस। तो उसके अंदर और भी चीज़ें थी जो मैं एक्सप्लेन कर पाया था आप लोगों को, पर यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस देखने को नहीं मिल रहे हैं तो मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा।
तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्टिक की, तो यहाँ पे आप मोड 1 की स्टिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मोड 2, मोड 3, मोड 4। जनरली मोड 2 इस्तेमाल करते हैं लोग, पर आप चाहे तो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा ट्रांसमीटर है जो आया है, क्योंकि इसका जो स्टिक है वो सेल्फ सेंटरिंग नहीं है स्टिक थ्रोटल का, इसलिए यहाँ पे हम जनरली मोड 2 ही इस्तेमाल करते हैं थ्रोटल के लिए, क्योंकि काफ़ी फिर वहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं। अब बात करें हम मिक्स की, तो मिक्स के अंदर होता क्या है, आप एक चैनल को अप्लाई, केवल आप एक चैनल को मूव कर रहे हैं, पर आपका दूसरे चैनल का भी मूवमेंट होगा, भले ही आप उसकी स्टिक को मूव ना करें। जैसा कि कर क्या रहे हैं कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चैनल 1 को मिक्स कर देते हैं चैनल 5 के साथ, तो चैनल 1 की मिक्सिंग चैनल 5 के साथ करने के पर जब हम चैनल 1 को मूव करेंगे तो हम चैनल 5 को भी अपने मूव कर पाएंगे, केवल चैनल 1 को मूव किए हुए। मतलब यहाँ पे सोर्स के अंदर हम जिस चैनल को मूव करेंगे उसे डालना है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेट के अंदर वो हमें डालना है वो दूसरे को डालना है। तो गाइज यहाँ पे हम थोड़ा चेंजेस अपने करेंगे, क्योंकि हम अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं गाइज अभी तक अपनी जो है मिक्स की सेटअप्स को। तो हम दोबारा से चलते हैं, यहाँ पे हम सोर्स हमने VRB डाल रखा है, तो सोर्स हम चैनल 1 डाल देंगे गाइज। यहाँ पे सोर्स चैनल 1 डालने के बाद डिस्प्लेट, मतलब जिस पे ये वर्क करेगा, जिसको साथ में ये लेके चलेगा, तो हम उसे चैनल 6 कर देते हैं गाइज। और यहाँ पे अप रेट 100%, डाउन रेट 100%, मतलब टोटल हमें दोनों में चाहिए। और स्विच को हम हमेशा के लिए ऑन कर देते हैं, स्विच भी नहीं रखते हैं। अब गाइस जैसे ही मैं चैनल 1 को मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा चैनल 5 ऑटोमेटिकली मूव होता है। मैं चैनल 5 की जो बटन है, जो रोटेटेबल बटन है, उसे मैंने टच तक नहीं किया है, फिर भी ये मूव कर रहा है। तो आप इस तरीके से दो मोटर्स को चाहें तो आप इकट्ठा चलाने के लिए भी मिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं गाइज। अब हम बात करते हैं स्विच प्रोग्राम्स के बारे में। तो जो हमारे स्विच प्रोग्राम्स हैं आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, हालांकि उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उतना ज़्यादा वो यूजेबल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें स्विच के लिए फंक्शन सेलेक्ट करने होते हैं, जैसे थ्रोटल कट का फंक्शन हमें सेलेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने थ्रोटल कट का फंक्शन सेलेक्ट ही कर लिया। जैसे ही मैं उस स्विच को, अभी मेरा थ्रोटल वर्क कर रहा है ना, चैनल 3 वर्क कर रहा है, मैं जैसे उस स्विच को ऑन कर देता हूँ हमारा थ्रोटल कट हो गया, थ्रोटल वर्क ही नहीं कर रहा। पर जैसे ही फिर मैं से स्विच को ऑन कर देता हूँ तो हमारा थ्रोटल जो है वर्क करने लगेगा। तो मैंने स्विच को ऑन कर दिया गाइस, अब देख सकते हैं हमारा थ्रोटल यहाँ पे ढंग से और एकदम अच्छे तरीके से वर्क करने लगा। और यहाँ पे आप अदर ऑप्शंस भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे भैया नल रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे थ्रोटल कट का कोई ज़रूरत नहीं है यार, थ्रोटल कट का मेरे को, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जस्ट नल रख रहा हूँ। और हम स्विच बी के अंदर भी हमें यही ऑप्शन देखने को